इस बाइक में सिंगल चैनल एबीएस आता है और जो ब्रेक पैड था ये 9000 किलोमीटर पे ख़त्म हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश और आज की वीडियो में मैं अपनी अपाचे का 12000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। मैंने ये बाइक 12000 किलोमीटर चला दी है और 12000 किलोमीटर में मेरा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें इस बाइक के सेगमेंट के बारे में, तो ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के सेगमेंट में आती है। एंट्री लेवल नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, 160 सीसी सेगमेंट में आती है। बात करें इसके मेन कॉम्पिटिटर के बारे में, तो उसका सबसे बड़ा मेन कॉम्पिटिटर है बजाज पल्सर NS 160 और N 160। और बात करें 12000 किलोमीटर में मेरे को सबसे अच्छी चीज़ की क्या क्या लगी, तो सबसे अच्छी चीज़ तो इसकी ये पावर है। जब आप इसको चलाते हो ना, जब उसका थ्रोटल देते हो तो भाई जो मज़ा आता है ना चलाने में, इसको भाई पता लग जाता है कि भाई कि बाइक में भर भर के पावर दे रखी है। इसको चलाने के बाद अलग ही मज़ा आता है। और जो दूसरी चीज़ जो इसकी लुक्स हैं, लुक्स भी काफ़ी अच्छी दे रखी हैं इसकी। हालांकि फ्रंट फेशिया से बात करूँ तो फ्रंट फेशिया में अब जो पल्सर का नया अपडेट आया ना, जो बजाज ने उसमें अपडेट्स दिए हैं, जो NS की अब लुक्स आ गई सामने से, वो मेरे को भी इससे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये भी काफ़ी अच्छी लुक्स हैं इसकी। 4V की 160 4V मॉडल है ये, लेकिन NS 160 जो नया मॉडल आया है LED लाइट्स वाला, उसकी लुक्स इससे भी अच्छी हैं। तो ओवरऑल लुक्स की बात करें तो ओवरऑल लुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं इसकी। वैसे बात करें साइड से, पीछे से, आगे से, हर जगह से अच्छी है। और बात करें इसकी लाइट्स के बारे में, तो लाइट्स भी इसकी काफ़ी अच्छी दे रखी हैं। नाइट में विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है इसकी। बस खाली मेन दिक्कत तब आती है जब हाईवे पे, जैसे जब कोई सामने से गाड़ी हाईवे पे आ रही होती है, तब वहाँ पे इसकी लाइट्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। उसके अलावा इसकी लाइट्स बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी लाइट्स दे रखी हैं। LED लाइट्स आती हैं इसमें DRL के साथ में। और जो अगली चीज़ है, इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल, ये बजाज ने अब जा कर के दिया है अपनी पल्सर में। इसमें पिछले 3-4 साल से यही आ रहा है। ये वाला जो मेरा मॉडल है ये विदाउट ब्लूटूथ वाला है। इसके ऊपर एक स्पेशल एडिशन आता है, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है और अलॉयज़ उसके रेड कलर के आते हैं। और जो कलर है वो मैट ब्लैक आता है। इसका ग्लॉस ब्लैक कलर है। पहले मैं वही वाला मॉडल लेने वाला था, लेकिन बाई चांस उस मॉडल पे वेटिंग ज़्यादा थी, मुझे मिला नहीं। और ये बाइक फिर मेरे को हैंड टू हैंड मिल रही थी, तो फिर मैंने यही ले ली। लेकिन चाहिए मुझे ब्लैक कलर ही था, क्योंकि अपाचे की जो लुक्स हैं वो ब्लैक कलर में ही आती है। ओवरऑल बात करें बाइक की, तो काफ़ी अच्छी बाइक है। मेन चीज़ तो जिसको चलाने में मज़ा आता है वही है। इसमें पावर अच्छी खासी दे रखी है। पल्सर से इसमें एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। और साथ ही साथ में इसमें राइडिंग मोड्स भी आते हैं। 3 राइडिंग मोड्स आते हैं, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। स्पोर्ट्स मोड पे जो इसकी पावर है भाई, जो मज़ा आता है ना चलाने में, स्पोर्ट्स मोड में इतनी स्मूथ हो जाती है स्पोर्ट्स मोड पे चलाने में। अगर इस बाइक में स्पोर्ट्स मोड लग जाता है ना, फिर ये अपने आगे किसी को देख नहीं सकती, इतनी पावर दे रखी है इसमें। भागने में एक नंबर है ये बाइक ये। हालांकि मैं पहले भगाता था, लेकिन अब मैं उतनी नहीं भगाता, ना किसी को रिकमेंड करता हूँ कि आप इतनी तेज़ भगाओ। अपना सेफली चलो स्पीड लिमिट्स में, इसी में फ़ायदा है। उसी के साथ साथ बात करें बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग भी इसकी A1 है। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS आता है। आगे पीछे दोनों तरफ में डिस्क ब्रेक्स आती हैं, जो काफ़ी अच्छी चीज़ दे रखी है। अब जो TVS ने अपडेट दिया अपनी अपाचे में, अब इसमें डुअल चैनल ABS का अपडेट दे दिया है। पहले ये सिर्फ सिंगल चैनल ABS में आती थी, और मेरी वाली भी सिंगल चैनल ABS वाली है। तब पल्सर N 160 के पास में एडवांटेज था और NS के पास में कि उनमें डुअल चैनल ABS आता था। अभी भी आता है, लेकिन फिर TVS वालों ने सोचा कि हम इस चीज़ में पीछे क्यों रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी अपाचे में डुअल चैनल ABS दे दिया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। लेकिन अगर यही चीज़ें 1.5 साल पहले दे देते तो अच्छा रहता। लेकिन इस बाइक में कुछ कमियां भी हैं। कमियों के बारे में बात करें तो इसमें हेलोजन इंडिकेटर्स आते हैं। अब आजकल LED इंडिकेटर्स का ट्रेंड चल रहा है, हर कंपनी अपनी बाइक में LED इंडिकेटर्स दे रही है। इसमें भी देने चाहिए TVS को। अभी रिसेंटली जैसे बजाज अपनी पल्सर में दे दिया NS में। और जो इनके इंडिकेटर्स की क्वालिटी है, इसमें जो प्लास्टिक यूज़ करा गया है ये काफ़ी हार्ड है, हार्ड प्लास्टिक है इसमें। तो इसमें इस चीज़ का डर रहता है कि यार गलती से अगर कहीं बाइक वाइक गिर जाए तो इंडिकेटर टूटने का डर रहता है, या फिर कोई चीज़ अगर पीछे से मार दे तो इंडिकेटर उसमें भी टूट सकता है, पीछे वाले की बात करें तो। लेकिन ये सारी छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है अगर बाइक में पावर अच्छी खासी दे रखी है तो, क्योंकि मेन चीज़ चलाने में मज़ा आता है। फीचर्स में क्या रखा है, इंडिकेटर्स तो लोग वैसे भी आफ्टर मार्केट लगवा ही लेते हैं LED वाले। और बात करें बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो सस्पेंशन इसके स्टेपर साइड को दे रखे हैं। लेकिन स्टेपर साइड का होने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। जो इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी है काफ़ी बेस्ट मिलती है आपको। फिर चाहे आप इससे कॉर्नरिंग करो, ओवरटेक करो, आपको सोचना नहीं पड़ता है। बात करूँ ट्रिप्स के बारे में, तो
इस बाइक से मैंने काफ़ी ट्रिप्स भी मार रखी हैं, ट्रिप्स पे भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसको सोचना नहीं पड़ता, कहीं पे भी ले जाओ, ऐसी बाइक है ये। बात करूँ मैं अपनी सबसे लंबी ट्रिप के बारे में, तो मैं इसको धनौल्टी लेकर के गया था, देहरादून से धनौल्टी। इतनी लंबी लेकर के आऊँ, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 500 किलोमीटर की लंबी ट्रिप ले जाऊँ। तो धनौल्टी ट्रिप पे मेरी बाइक एक दिन में 160 किलोमीटर चली थी। अप डाउन मैंने किया था और पूरा पहाड़ी रास्ता था, और पहाड़ों पे जो उसकी परफॉर्मेंस थी, और पहाड़ों पे भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बेस्ट बाइक है ओवरऑल बात करें तो, कहीं पे भी ले जाओ इसको, चाहे सिटी हो, हाईवे हो, हिल्स हो, कहीं पे भी ले जाओ, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। और बात करें बाइक की माइलेज के बारे में, तो माइलेज में भी काफ़ी अच्छी है। 160 सीसी होने के बाद भी काफ़ी अच्छी माइलेज देती है। स्टार्टिंग में तो इसने मेरे को काफ़ी कम माइलेज दी जब मैंने इस बाइक की डिलीवरी ली थी, क्योंकि मेरी इस बाइक में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था कि बाइक मेरी काफ़ी मिसिंग मारती थी। स्टार्ट करने के बाद में अपने आप बंद हो जाती थी। इसको 2-3 बार सर्विस सेंटर पे भी लेकर के गया, इसका ECU भी अपडेट करवाया, उसमें एक सेंसर माल फंक्शन निकला, वो सही हो गया। उसके बाद फिर सही हो गई बाइक, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो प्रॉब्लम वापस आ गई। तो फिर बाद में पता लगा कि मेरी बाइक उसमें थी, रिकॉल वाले में आ रखी थी। इसका एक TPS सेंसर चेंज होना था, तो वो अंडर वारंटी चेंज हो गया। उस टाइम और भी बहुत सारी अपाचे में दिक्कत थी ये TPS सेंसर को लेकर के। तब जो है मेरे को माइलेज दे रही थी वो 25, 26, 30 के आसपास की दे रही थी। लेकिन फिर जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस हो गई, तो फर्स्ट सर्विस के बाद से इसकी माइलेज बढ़ने लग गई। फिर इसने मेरे को 38-40 के आसपास आराम से देने लगी। और उसके बाद में जैसे जैसे बाइक चलने लग गई, तो जो इसकी माइलेज थी वो 45 तक आराम से पहुंच गई। और अभी नॉर्मल सिटी में मेरे को 45-46 इतना देती है। हाईवे पे भी काफ़ी अच्छी माइलेज है। ये हाईवे पे 48 से 50 तक आराम से निकाल देती है, अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाते रहो। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपाचे ओनर्स ऐसे भी देखे हैं जो माइलेज को लेकर के बस खाली बुराई करते रहते हैं कि ये 30-35 सुपर नहीं देती। तो भाई उसमें चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से चलाते हो। बात करें सीट कंफर्ट के बारे में, तो सीट कंफर्ट भी इसका काफ़ी अच्छा दे रखा है। राइडर के लिए तो ठीक है ये, लेकिन पिलियन के लिए तो थोड़ी इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि जो उसकी सीट है पीछे वाली, ये काफ़ी हाइट, काफ़ी ऊपर को दे रखी है। क्योंकि जो उसकी पीछे वाली सीट है ये काफ़ी हाइट पे दे रखी है, तो जब एकदम से ब्रेक लगता है तो पीछे वाला एकदम से आगे आके गिरता है, ये एक इसमें दिक्कत है। और जो रेयर सीट कंफर्ट है वो उतना अच्छा भी है भी नहीं। राइडर के लिए तो काफ़ी अच्छी है। पीछे की बात करूँ तो मैं 1.5 साल में पीछे बहुत कम बैठा हूँ। अब मेरे घर पे पल्सर भी है मेरे पापा के पास में, लेकिन जो उसका सीट कंफर्ट है, रेयर सीट कंफर्ट, वो काफ़ी अच्छा दे रखा है। पल्सर की पिछली सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और अपाचे से काफ़ी चौड़ी भी दे रखी है। और बात करें सीट कंफर्ट जो उसका लॉन्ग राइड्स पे रहता है, तो लॉन्ग राइड्स पे भी कंफर्टेबल रहती है। जब कहीं जाना होता है तो ज़्यादा टाइम तो कंफर्टेबल रहती है, लेकिन फिर जब वहाँ से वापस आते हैं उस टाइम हालत ख़राब हो जाती है। और अगर कहीं रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए फिर तो शरीर की बैंड बज जाती है, ऐसा इसका सीट कंफर्ट है। लॉन्ग राइड्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 किलोमीटर के लिए ही ठीक है, उससे ऊपर के लिए तो बेकार है। और ना मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको लेकर के जाओ इतनी लॉन्ग राइड पे। अगर आप अकेले जा रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ में कोई पिलियन है तब तो फिर 150-200 किलोमीटर ही ठीक है। ले जाने को तो आप इसको 500-1000 किलोमीटर भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें सर्विस के बारे में, तो 12,000 किलोमीटर में इसकी टोटल 5 सर्विस हो चुकी हैं, जिसमें से शुरू की 4 सर्विस तो मैंने TVS में कराई। अभी जो उसकी 5वीं सर्विस थी वो मैंने परसों ही कराई है, वो मैंने आफ्टर मार्केट करवाई, TVS से नहीं करवाई। क्योंकि TVS वाले जो इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, ट्रू4 सिंथेटिक ऑयल 10W30 जो ग्रेड के साथ में आता है, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी निकल के नहीं आती। जो अब की बार मैंने इंजन ऑयल डलवाया इसमें मोटुल का 7100 10W40, उसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। वो डलवाने के बाद में बाइक काफ़ी स्मूथ हो चुकी है और बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है पहले से। जो TVS वाला इंजन ऑयल था बहुत बेकार इंजन ऑयल था। अब TVS वालों को कहना रहता है कि जो इनका वो इंजन ऑयल है ट्रू4 सिंथेटिक, वो 4-4,500 किलोमीटर चल जाता है, लेकिन अब 3,500 किलोमीटर पे उसको चेंज करा लिया करो, 3.5 या मैक्सिमम 4,000 किलोमीटर पे। मैंने भी अपनी बाइक में वो 4,000 किलोमीटर चलाने बाद ही चेंज करवाया। नॉर्मल यूजेज के लिए ठीक है, अगर आपको उतना भगाने गाने का शौक़ नहीं है तब तो आप वो डलवा लो। लेकिन अगर आपको जैसे परफॉर्मेंस चाहिए थोड़ा बहुत, अगर आप भगाते भी हो, लॉन्ग राइड्स पे लेकर के जाते हो, तो आप फिर मोटुल डलवाओ, क्योंकि मोटुल से बेस्ट परफॉर्मेंस किसी इंजन ऑयल में नहीं मिलेगी। मोटुल का 7100 10W40 160 सीसी बाइक्स के लिए यही ग्रेड रहता है। फिर चाहे आप अपाचे में डलवाओ या पल्सर में डलवाओ, सबके लिए कंपैटिबल है वो। अब मैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का 1.5 साल में,
टीवीएस के साथ आफ्टर सेल सर्विस का, वो ठीक ठीक रहा है। उतना अच्छा रहा है, ना उतना बेकार रहा है। किसी किसी पे तो बहुत बेकार रहा है, क्योंकि हर सर्विस सेंटर एक जैसा नहीं होता है। कहीं पे आपको सर्विस काफ़ी अच्छी मिलती है, कहीं पे आपको बहुत बेकार मिलती है। अब टीवीएस जैसा कि इंडियन ब्रांड है, तो आप इससे यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप उतनी कुछ ग्रैंड डिलीवरी या कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं करो टीवीएस से, तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में नई बाइक लेते हो, तब तो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ये फिर आपका फ़ायदा उठाने लगेंगे। अगर बाइक में कुछ छोटी सी भी कोई दिक्कत होगी तो उसको बहुत बड़ा बता देंगे ये लोग। और जब आप सर्विस कराने जाओगे तो उसमें फालतू चीज़ें काफ़ी ऐड करेंगे। क्योंकि यही एक रीज़न है कि अब की बार मैंने अपनी बाइक की सर्विस बाहर से कराई। लास्ट टाइम जब मैंने कंपनी से कराई थी तो कंपनी वालों ने काफ़ी लंबा बिल बना दिया था, जो कि मुझे बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं लगा। फिर लास्ट में मैं काफ़ी कम करवा के आया, और फिर मैंने सोच लिया कि अब से मैं कंपनी में सर्विस कभी कराऊंगा ही नहीं। क्योंकि वैसे भी इनका जो इंजन ऑयल है उतना कुछ ज़्यादा अच्छा होता है नहीं, बेकार सा इंजन ऑयल है इनका। तो फिर बेकार चीज़ डलवा के क्या फ़ायदा जिसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी ना मिले। अब बात करें स्पेयर पार्ट्स के बारे में, तो स्पेयर पार्ट्स इसके थोड़े से एक्सपेंसिव हैं अगर आप पल्सर से कंपेयर करेंगे। क्योंकि बजाज की आप कुछ भी चीज़ देख लोगे, फिर चाहे इनकी बाइक्स हो, स्पेयर पार्ट्स हो, हर चीज़ बजाज काफ़ी अफोर्डेबल बनाता है। आप RS 200 को देख लो, 2 लाख में आती है। 2 लाख में आपको 200 सीसी की बाइक मिल रही है, जिसकी परफॉर्मेंस आपको बेस्ट मिलती है। अल्टीमेट परफॉर्मेंस है RS 200 की। और वहीं आप यामा को देख लो, 2,35,000 में R15 आ रही है 155 सीसी। तो इस वजह से देखा जाए तो बजाज के स्पेयर पार्ट्स हों, बाइक्स हों, हर चीज़ अफोर्डेबल है। टीवीएस की बात करें तो टीवीएस के पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं बजाज से। अब जैसे मैं बात करूँ, अपाचे का जो पिछला ब्रेक पैड आता है 350 रुपये का है, और जो ब्रेक पैड था ये 9,000 किलोमीटर पे ख़त्म हो गया था। 9,000 किलोमीटर पे मैंने इसको चेंज कराया। जो अगला ब्रेक पैड है वो अभी बचा हुआ है, वो भी शायद अगली सर्विस तक चल जाएगा। और वही बात करूँ पल्सर के स्पेयर पार्ट्स के बारे में, तो जो उसका ब्रेक पैड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपये का मिल जाएगा। सेम बात करें जो उसका चेन सेट है अपाचे 164V का, यही 3,000 का पड़ता है विद लेबर। हालांकि जो मेरी बाइक का चेन सेट है ये कंपनी से जो आया था, जो स्टॉक चेन सेट है वही चल रहा है। अभी तक इसका चेन सेट मैंने चेंज नहीं कराया, क्योंकि बाइक चली 12,000 किलोमीटर है, और जो चेन सेट की लाइफ होती है वो 25-30 हज़ार किलोमीटर की होती है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो जो लुक्स हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, इस चीज़ में तो बेस्ट बाइक है। और मेन चीज़ जो इस बाइक को चलाने में मज़ा आता है वो अलग ही है। जैसे कि टीवीएस वालों ने जगह जगह पे टीवीएस रेसिंग की ब्रांडिंग कर रखी है। ये मडगार्ड पे हो गया, अलॉय पे हो गया। ये वैसे कोई उतनी बड़े लेवल की स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, लेकिन हाँ टीवीएस ने जिस सेगमेंट में निकाल रखी है और जो प्राइस पॉइंट पे निकाल रखी है ना, उस हिसाब से तो बेस्ट है। और टीवीएस वालों की मेरे को एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि ये टाइम टू टाइम अपनी बाइक में फ़ीचर्स अपडेट करते रहते हैं। और कभी कभी ये ऐसे फीचर दे देते हैं जो और किसी बाइक में नहीं आते, जैसे राइडिंग मोड्स हो गए, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर हो गया, जो 164V के स्पेशल एडिशन में आता है। और जो इसके राइडिंग मोड्स हैं, इसकी एक मेरे को ख़ास बात ये लगती है कि जब मैंने नई बाइक ली थी तो बहुत लोग मेरे से ये पूछते थे कि आपने राइडिंग मोड्स बाहर से लगवा रखे हैं। फिर तब उनको बताना पड़ता था कि ये कंपनी फिटेड ही हैं। और बात करूँ मैं रिकमेंडेशन की कि क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए, तो हाँ मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप इस बाइक की तरफ जाओ। काफ़ी अच्छी बाइक है। मैं ऑलरेडी इसे 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और इसमें मेरे को जो जो अच्छाइयाँ लगी, जो जो इसकी कमियाँ लगी, सब मैंने बताया है। क्योंकि 12,000 किलोमीटर में आपको बाइक की छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ पता लग जाती है। बाकी पहले ये बाइक सिर्फ सिंगल चैनल ABS के साथ में आती थी जब मैंने ली थी। अब तो टीवीएस ने इसमें डुअल चैनल ABS भी दे दिया है। तो अब आपके पास में चॉइस है कि आपको सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट लेना है या डुअल चैनल ABS वाला वेरिएंट लेना है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप डुअल चैनल ABS की तरफ जाओ, क्योंकि डुअल चैनल ABS में आपको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। आगे पीछे दोनों तरफ में ABS मिलेगा। मेरी वाली बाइक में तो सिर्फ आगे में ABS आता है, पीछे में नहीं आता है। हालांकि जो डिस्क ब्रेक्स हैं वो आगे पीछे दोनों तरफ में आते हैं। और इसकी जो डिस्क है वो सबसे यूनिक है, क्योंकि इसमें पेडल डिस्क आती है। पेडल डिस्क इसमें इसीलिए दे रखी है क्योंकि ब्रेक मारते टाइम जब इसमें हीट बनती है तो जल्दी से रिलीज़ हो। इसमें आगे भी दे रखी है और पीछे भी पेडल डिस्क दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। और ये बाइक जब मैंने ली थी 1.5 साल पहले, तब ये मेरे को ऑन रोड 1.52 लाख की पड़ी थी। अब इसका प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। अब ये बाइक 1.66-1.67 लाख की आती है। और जो डुअल चैनल ABS वाली है वो भी 1.71 लाख के आसपास की आती है। तो यही था मेरी अपाचे का 1.5 साल का और 12,000 किलोमीटर का ओनरशिप रिव्यू। अगर अपाचे के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको आज का ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।